गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कल हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th का, जिसमें हम लोगों ने सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, सेल के टाइप और सेल की थ्योरी जो है वो पढ़ ली थी। आज हम लोग जो है उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। कल मैंने आपको ब्रीफली ये बताया था प्रोकैरियोट्स मीन्स क्या होता है, ठीक है। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स कोई प्रिमिटिव चीज, मीन्स कोई ओल्डर, जहां से मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद जो है वो किस क्या बनेंगे, मॉडिफाइड होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। मीन्स यहाँ पे कैसे होंगे? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसके बेस पे? कैरियोट्स क्या है? कैरियन। कैरियन मीन्स हम लोगों ने कल पढ़ा था कौन था? सेल का ब्रेन जो है वो क्या था जिसके बेस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेस पे डिफाइन किया था? दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बेस में कि न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है या एडवांस टाइप का है, वेल डिफाइंड है, हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? हम लोगों ने कल कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि इनमें जो है इनका जेनेटिक मटेरियल जो है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता। जनरल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो है कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या प्रेजेंट होंगे उसमें? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे। जब मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, और जिस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल की पैकिंग नहीं होती है, ऐसे उसको हम जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए। ठीक है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों नेकेड डीएनए है? क्योंकि इसमें जो है क्या नहीं है? पैकेजिंग नहीं है। पैकेजिंग किसकी होती है? नो पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए जो है वो बहुत लेंथी होता है, बहुत लंबा डीएनए होता है। अब सेल इतनी स्मॉल सेल्स में कैसे पैक होता है? कोई चीज होती होगी जिसके थ्रू पैक होता है। अभी सब लोगों ने बॉल देखी है, तो बॉल क्या होती है? अगर बॉल के अराउंड हम कोई थ्रेड जो है वो लपेटते जाए इस तरह से जो है, तो एक बहुत बड़ा थ्रेड जो है हम उस पर्टिकुलर बॉल के शेप में जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको पैक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से डीएनए जो है वो कुछ प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है, और उन प्रोटीन्स के अराउंड जिन पे रैप होता है वही उसकी पैकेजिंग के लिए इन्वॉल्व होती हैं। तो जो पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए पैक्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे अब्सेंट होती हैं। कौन सी प्रोटीन है? नाम जरूर याद रखिएगा। कौन सी प्रोटीन है? दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है, पैकेजिंग मटेरियल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं कि इसमें नेकेड डीएनए है। और नेकेड डीएनए के लिए ही जो है एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज न्यूक्लियाइड और जीनोफोर। जीनोफोर और न्यूक्लियाइड जो टर्म है वो ट्रू न्यूक्लियस ना प्रेजेंट होने की जगह, ट्रू न्यूक्लियस जिसमें पैक्ड डीएनए है, पैक्ड जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ डीएनए ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल पूरा है। ठीक है, वो क्या डिफरेंस है वो हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे जो आगे की क्लासेस होंगी। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो पैक्ड नहीं है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसके डीएनए को जो है, इसके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? नेकेड। क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मेनली जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो अब्सेंट होती है। किसमें अब्सेंट होती है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? न्यूक्लियाइड या जीनोफोर। ठीक है, जीनोफोर या न्यूक्लियाइड जो है वो ट्रू न्यूक्लियस ना होके एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। इतना हम लोगों को क्लियर हुआ। तो अब इसके एग्जाम्पल्स जो है वो कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं?
कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था बीजीए। बीजीए क्या था? बीजीए, बीजीए क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इसको ये किसमें आता है? बहुत ही प्रिमिटिव होता है, इसलिए ये किसमें आएगा? प्रोकैरियोट्स में। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टर। ठीक है, एक तो बीजीए हो गया जो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, और क्या आ सकता है इसमें? कल हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सेल पढ़ी थी। स्मॉलेस्ट सेल को हम क्या बोल रहे थे? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा भी इसमें आएगी। इसी में हम लोगों ने एक पढ़ा था, डेट इज पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या था? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कल डिस्कस कर चुके हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस नहीं कराया है। आज हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग खुद ये कैपेबल होंगे डिफरेंशिएट करने में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्या है? बीजीए है, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है। इसकी स्टडी के लिए मेनली जो एनसीईआरटी ने जो है प्रोकैरियोटिक स्टडी के लिए किसको सेलेक्ट किया है? हमारे बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया में जो है, आप लोगों को बैक्टीरिया पता होगा कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पॉइजनस भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। बेनिफिशियल भी होते हैं ना ह्यूमन बीइंग के लिए, बहुत सारे हैं जो बेनिफिशियल भी हैं। इसके कुछ शेप और वो डिस्कस कर लेते हैं, किस किस शेप में प्रेजेंट होता है। बैसिलस नाम सुना होगा आपने, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो टर्म लैक्टिक एसिड से रिलेट करता है। ठीक है, तो कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता होगा? बैसिलस। रिलेट किया आप लोगों ने कुछ? बैसिलस कहाँ पे प्रेजेंट होगा अगर लैक्टिक एसिड में प्रेजेंट है? बैसिलस जो है वो रॉड लाइक होता है, कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। ठीक है, एक क्या है जो एनसीईआरटी में मेंशन है 11th की बुक में, मैं बस वही आप लोगों को करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके आगे जो है वो बहुत कम 4 या 5 जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस तो जो है वो एनसीईआरटी ही की फॉर्म्स को जो है लैंग्वेज को चेंज कर करके जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, विब्रियो। विब्रियो कैसा है? कॉमा शेप, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, रॉड लाइक हो गया, कॉमा शेप हो गया, कोकस। कोकस राउंडेड होता है। ठीक है, राउंड शेप और सर्कुलर। तो फोकस जो है वो राउंड शेप और सर्कुलर होता है। एक और होता है बेटा जो मेंशन किया हुआ है, ये कुछ आपको कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप का, स्पाइरल टाइप का लग रहा है, तो ये कैसा होता है? स्पाइरल शेप। इस स्ट्रक्चर को कहीं और भी देखा होगा आप लोगों ने, कहाँ देखा है? कुछ याद है कहाँ पे देखा है? हमारा डीएनए कैसा होता है? वो भी तो कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है प्रेजेंट ना। ठीक है, लेकिन हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो लीनियर नहीं होता है। यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, समथिंग लाइक दैट। डीएस, डीएस किसके लिए है? DS circular DNA will be present in case of prokaryotes. DS means double stranded। एक ये स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, एक ये स्ट्रैंड दिख रहा है। ठीक है, तो DS means क्या है? डबल स्ट्रैंडेड।
पाएगा कि हम लोगों में डबल स्ट्रैंडेड होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर इससे आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो बता सकते हैं, और नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि कैसा होता है। आपको पता है तो भी कमेंट करिएगा कि क्या डबल स्ट्रैंडेड होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अभी के केस में आपको प्रोकैरियोट्स में क्या याद रखना है कि ये डीएस होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता है। कुछ शेप दिए हुए हैं, ये बैक्टीरिया अपने शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। मींस बैसिलस जो है वो विब्रो में भी चेंज हो सकता है शेप में, विब्रो जो है वो कोकस में चेंज हो सकता है, कोकस जो है वो बैसिलस में चेंज हो सकता है। इसके लिए एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज पैप्लियोमॉर्फिक नेचर। पैप्लियोमॉर्फिक नेचर जो है वो किसका है, किसके लिए टर्म है, सॉरी पीलियोमॉर्फिक, ठीक है, पीलियोमॉर्फिक नेचर जो है वो किसके लिए टर्म यूज हुआ है, जो ये शेप में चेंज कर लेते हैं, चेंज इन शेप। ये प्रॉपर्टी किसमें है, चेंज इन शेप की, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, पीलियोमॉर्फिक नेचर बोलते हैं, किसका, बैक्टीरिया का। आप चलिए बैक्टीरियल सेल जो है उसको ड्रॉ करते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो है वो कैसी होती है। अगर कोई सेल है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई सेल होती है तो उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। कुछ किसी साइंटिस्ट ने बताया था प्लांट के रिगार्डिंग, जो जूलॉजिस्ट थे, कौन थे जूलॉजिस्ट कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया था सेल थ्योरी में, श्वान ने क्या बोला था कि एक थिक जो है टफ लेयर प्रेजेंट होती है सारे प्लांट्स के अराउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडब्ल्यू क्या था, क्लास वर्क नहीं, क्या था वो, सेल वॉल थी। तो इसमें भी बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया के केस में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के केस में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, फंजाई के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। यहीं पे आप तीनों के बस एक बार जो है कंपोजिशन क्या है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एनटीएससी और नीट में। तो हम पहले सिर्फ अभी कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, प्लांट के केस में तो आप सबको पता होगा कि किसकी होती है। आई थिंक जो साइंस से बिलोंग नहीं भी करते होंगे उनको भी पता होगा कि प्लांट पे कैसी होती है, कैसी होती है, सेल्यूलोज से बनती है, ठीक है। मेन जो है वो सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो जो मेन है, जो अबेंडेंट है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस किससे आते हैं, जो कुछ डिफरेंट होता है। तो फंजाई आप लोगों ने सुना होगा, इसमें काइटिन की जो है सेल वॉल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। काइटिन जो है वो फंजाई में प्रेजेंट होती है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल भी कुछ अलग होती होगी, तभी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। एनटीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल से, एनटीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फंजाई की सेल वॉल से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आया, नीट में भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये दोनों तीनों टर्म्स, ये तो ये सबको याद ही होता है, ये तो इतना यूज टू है, सबको पता होता है कि सेलुलोज की जो सेल वॉल है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है। लेकिन काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब हम लोग सेल डिस्कस करते हैं। तो सेल में एक तो हमें पता है कि एक आउटर कवरिंग होगी, वो आउटर कवरिंग किस चीज की होगी बेटा, सेल वॉल की। बैक्टीरिया में मैंने बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी सेल वॉल प्रेजेंट है ये भी आपको पता है, किसकी सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। एक सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन है, वो भी हम अभी आज ही की क्लास में क्लियर करेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल तो जो है सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक सराउंडिंग थिन मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जो सारे लिविंग बींग्स में कॉमन है, जो सेल को सराउंड करती है। वो किसकी होती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पीएम पढ़ा था कल, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो वो क्या होती है? वो सेल वॉल, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर प्लांट है, बैक्टीरिया है, तो उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अगर नहीं है, सिर्फ एनिमल सेल है, तो उसकी आउटर कवरिंग सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करेगी। कभी भी सेल वॉल उसमें मार्क मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट सब में प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग बींग्स है, आइदर प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, ये तो दो कवरिंग हो गई। कौन कौन सी कवरिंग हो गई? एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बेटा एक स्मूथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें कुछ इन्वेजन टाइप के प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनर मोस्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके आउटर में क्या प्रेजेंट है? एक और लेयर प्रेजेंट है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। इज इट विजिबल और नॉट? दिस ग्रीन कलर इज विजिबल और नॉट? आउटर मोस्ट कवरिंग, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी नॉट। ठीक है, यानी कि सारे बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जिसमें कुछ में प्रेजेंट होती, विजिबल है। ठीक है, ये ग्रीन कलर। तो ये तीन कलर जो है, ये तीन कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लेयर शो कर रहे हैं। किसकी लेयर शो कर रहे हैं? ये तीनों मिला के क्या फॉर्म करते हैं? सेल इनवेलप। ठीक है, सेल इनवेलप क्या होता है बेटा? जो सेल को सराउंड करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब इन तीनों लेयर्स के में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये तीनों लेयर का क्या फंक्शन है और क्या वो है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। फर्स्ट वन जो आउटर मोस्ट है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट वन कैसी है? आउटर मोस्ट है। कभी भी इसको इनर मार्क मत कर दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइकोट्रम से आप रिलेट कर रहे हैं कि ग्लाइकोट्रम किसके लिए यूज होता है? ग्लाइकोट्रम किसके लिए यूज होगा बेटा? किसी भी जो है वो ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। इतना समझ में आया? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। ठीक है, इसका कंपोजिशन यहीं पे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे लिख लेते, बता देती हूँ। ये किससे फॉर्म हो रही है? म्यूको पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड टर्म आपको पता होगा, सुगर के लिए होता है। पॉली मीन्स बहुत सारी यूनिट्स होंगी। म्यूको जो है वो किसके लिए होता है? म्यूकस के लिए। तो कुछ चिपचिपी सी होती है, कहीं पे अटैचमेंट का काम करती है, चाहे वो पोस्ट बॉडी में हो या सबस्ट्रेटम में हो। इतना डिफरेंस क्लियर हो रहा है? इसके आगे ग्लाइकोकैलिक्स का क्या रोल है, क्या कंपोजिशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो किससे बन रही है? हमारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। म्यूकोपॉलीसैकेराइड किससे फॉर्म हो रहा है? वो क्या है? म्यूकस और कोई पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इसके बाद जो इसके इनर मोस्ट है, सेकेंड लेयर है, वो क्या है? सेल वॉल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड टर्म कहाँ सुना हम लोगों ने? कहीं सुना है पेप्टाइड? पेप्टाइड क्या होता है बेटा? पेप्टाइड क्या होता है बताइए जल्दी से। पेप्टाइडोग्लाइकेन, जब अमाइनो एसिड्स जो है वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड कहीं हमने सुने हैं? अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। सपोज दैट ये एक अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है, कोई भी है, A1, A2, A3। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है,
दो अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या फॉर्म होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यही जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कौन प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स क्या है कि प्रोटीन इसी से फॉर्म होती है। ये क्लियर है आप लोगों को। ग्लाइकेन में, अच्छा इसमें से कुछ नाम भी पढ़ लीजिए, जैसे एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, इस टाइप के जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये सारे जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनसाइड है कवरिंग में, इनवेलप में, इसको मैंने क्या बोला आपसे, पीएम। पीएम क्या है, प्राइम मिनिस्टर, राइट? नो, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सेल इन्वेलप अभी देखा है, सिर्फ और सिर्फ सेल इन्वेलप देखा है। सेल इन्वेलप में क्या क्या प्रेजेंट है, 3 लेयर्स से फॉर्म हो रहा है सेल इन्वेलप। किसका सेल इन्वेलप 3 लेयर से फॉर्म हो रहा है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया की सेल जो है वो हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है मीन्स बहुत प्रिमिटिव टाइप है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी, इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं मिलेंगे, इसमें कोई भी जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उस बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने सेल इन्वेलप डिस्कस किया अभी। सेल इन्वेलप 3 लेयर से बना है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर है। उसके बाद उसको फॉलो कौन कर रही है, सेल वॉल फॉलो कर रही है। सेल वॉल जो है वो प्लांट में भी प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगी, फंजाई में भी प्रेजेंट होगी, लेकिन कंपोजिशन सबका अलग अलग होगा। मोस्टली प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, मीन्स सेलुलोज से बनती है। बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट करिए, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड्स में बनते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं, प्रोटीन के। ठीक है, तो वहां से पेप्टाइड आया है, मीन्स यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स के ग्रुप अटैच है। और ग्लाइकेन किसके लिए यूज होता है, शुगर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो ग्लाइकोकैलिक्स में म्यूके किससे फॉर्म हो रही थी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। सैकेराइड टर्म किसके लिए यूज होता है, शुगर के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरली सैकेराइड्स यूज करते हैं। ठीक है, पॉली है तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें और क्या है, एक टर्म और अटैच है, दैट इज म्यूको। म्यूको किस कहां से आ रहा है, म्यूकस से आ रहा है। तो इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों को डिटेल में करनी है। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेलिंग करनी है। बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आप इतनी चीजें याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन नियर अबाउट जो है वो चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में कॉमन रहता है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्रोकैरियोटिक है तो भी सेम है, यूकैरियोटिक है तो भी सेम है। कभी गेट कीपर देखा है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी मॉल में, किसी उसमें बिल्डिंग में देखा है, गेट कीपर बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं ना कि कौन पर्सन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। उनके पास ये पावर होती है ना कि वो आपको अलाउ कर सके कि आप अंदर जाओगे, एंटर करोगे, आप एंटर नहीं करोगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी गेट कीपर है। किसकी गेट कीपर है, सेल की। कहाँ प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट है। तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो ये डिसाइड करती है कि सेल से कौन चीजें बाहर जा सकती हैं और कौन सी चीजें जो है वो अंदर आएंगी। अब वो क्या चीजें जा सकती हैं, क्या चीजें नहीं जा सकती हैं, वो हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे वो तब देखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, एक तो गेट कीपर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गेट कीपर, और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव टर्म किस लिए, क्योंकि ये सेलेक्ट करती है। क्यों, क्या सेलेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है कि पर्टिकुलर ये चीज जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगी और ये चीज जो है वो आउटसाइड द सेल जाएगी। सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर होती है, आइदर इट बिलोंग फ्रॉम द यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल। इसके नाम याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, गेट कीपर भी बोलते हैं, और क्या बताया, सेलेक्टिव परमेबल।
सेलेक्टिव परमेबल क्यों है? क्योंकि ये सिलेक्शन करने की कैपेसिटी है इसके पास, इसमें कुछ ऐसा प्रेजेंट होता होगा जिसकी वजह से ये सेलेक्ट करती है कि इट विल बी मूव इनसाइड द सेल और नॉट। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अच्छा, मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये जो है ये तो स्मूथ है, इससे कुछ एक्सटेंशन भी होते हैं, सेल सरफेस के एक्सटेंशन होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे ये कौन से एक्सटेंशन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये स्मूथ नहीं है, ये कहीं से स्मूथ दिख रही है, इसमें कुछ इन्वेजन है। इन्वेजन मीन्स क्या होता है कि अंदर की साइड कुछ इपेंडेंट है, कुछ धसी हुई सी दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? ये देखिए कुछ ट्यूबुलर, ठीक है, और कुछ इस तरह से। कभी कभी ये स्ट्रक्चर कभी कभी प्रेजेंट होता है और कभी कभी नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये स्ट्रक्चर्स? बैक्टीरियल सेल वॉल के। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीजोसोम। कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इनसाइड सेल में इम्बेडेड है, कुछ धसी हुई है सेल के अंदर, और इस इन्वेजन को, इस फोल्डिंग को, जो फोल्डेड पोर्शन है, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इन्वेजन आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ इन फोल्ड्स जो है वो इनसाइड प्रेजेंट है। ये भी कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमैटोफोर। क्रोमेटो क्या करेगा? क्रोमा टर्म कहाँ यूज होता है? क्रोमा टर्म कलर के लिए यूज होता है, इसका मतलब इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो क्रोमेटोफोर जो है वो किस में प्रेजेंट होगा? जो भी हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, तो क्रोमेटोफोर में क्या है? क्रोमो है। क्रोमो मीन्स क्या होता है? कुछ कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। वो कलर्ड पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होंगे? क्या करेंगे? उनका क्या रोल होगा उन पिगमेंट का? दे इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, मीन्स ये किसमें प्रेजेंट होंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, सल्फर बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, ये सब कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। हाँ, ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या करते हैं? सल्फर कंटेनिंग जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग जो बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जो प्लांट्स में होता है, जिसके थ्रू वो सनलाइट और केमिकल एनर्जी को यूज करके, यूटिलाइज करके, उनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो शुगर में या फिर किसी कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एज अ फूड मटेरियल यूज होती है, और वही मेन सोर्स है एनिमल का जो है फूड रिक्वायरमेंट का, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। फूड का अल्टीमेट सोर्स जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो सिर्फ प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या हम लोग भी तो धूप में जाके खड़े हो जाएं, कह दें कि जो है हाँ खाना बना रहे हैं हम, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। अब आप ये मत रिलेट करिएगा कि आपके घर में किचन में खाना बनता है तो खाना तुम्हारे घर में बन रहा है, ऐसा नहीं। वो जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से ही आपको अवेलेबल होता है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट करते हैं, या फिर प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो है उनमें कैपेबिलिटी होती। उन प्रिमिटिव बैक्टीरिया में भी सबके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती, सिर्फ जिनमें जो है वो कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटोफोर के। क्रोमेटोफोर क्या है? इनफोल्डिंग है, इन्वेजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जहां पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन पिगमेंट की वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अब आइए मीजोसोम्स में। मीजोसोम्स में भी कुछ इस तरह से इनफोल्डिंग है। अभी मीजोसोम चलिए अलग से डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा? कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर कोई मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, कुछ लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर भी कुछ लिक्विड पोर्शन, कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी।
मैंने ये नहीं बोला कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन कोई मैट्रिक्स तो प्रेजेंट होगी ना, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ना। साइटोप्लाज्म में ही तो मेन वो है एरिया जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है। सेलुलर एक्टिविटी होती है तभी तो जो है वो सेल कैसी होती है, हमारी फंक्शनल यूनिट है ना लाइफ की। क्यों फंक्शनल यूनिट है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ सेवरल टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, अपने आप में फंक्शनल यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सेलुलर एक्टिविटीज सभी में होंगी। वो अलग है कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही सेलुलर एक्टिविटीज होंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट है, कुछ लिक्विड्स है जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ये प्रेजेंट है। अब क्या प्रेजेंट है, हम लोगों ने कहीं जीनोफोर न्यूक्लियाइड टर्म पढ़ा था ना, वो क्या था, वो क्या था कि इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई उसकी जो है वो मेम्ब्रेन सराउंड नहीं है। ठीक है, कोई भी पैकेजिंग नहीं हो रखी है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ओपनली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ये जो है मेन जेनेटिक मटेरियल है। मेन जेनेटिक मटेरियल किसका है, बैक्टीरिया का। ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड या फिर जीनोफोर। ठीक है, अब इस मेन जेनेटिक मटेरियल का जो भी रोल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो उसमें भी ट्रांसफर होती होगी। एक बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बनता होगा, एक बैक्टीरिया से वायरस नहीं बन जाता होगा, एक बैक्टीरिया से प्लांट नहीं बन जाता होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसमें भी स्टोर होती होगी, तो उसके मेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कभी कभी जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उससे डिफ्रेंशिएटेड है, अलग है, ये सब में नहीं प्रेजेंट होता है। कुछ सर्कुलर डीएनए पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन, ये टर्म जो भी है इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया। मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के लिए हमेशा याद रखिएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, कैसा होता है, सर्कुलर। प्लाज्मिड टर्म अपने आप में कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है, किसको कहते हैं ये कई बार आ चुका है, हमेशा याद रखिएगा। ये मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मैं बार बार इसमें एम्फेसाइज कर रही हूँ, इसका मतलब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल है, प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर डीएनए पार्टिकल है। अब करता क्या है, कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम लोगों ने क्या डिजाइन की हुई है, एंटीबायोटिक्स डिजाइन की हुई है, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। जब हम बायोटेक वाला बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इतना तो, इसकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल है, प्लस इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। सब में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, सब में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, ये रेजिस्टेंस। किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक से। कौन सी एंटीबायोटिक से करता है, ये सब जो है डिटेलिंग हम लोग किसमें करेंगे, जब बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है,
इतना हमें समझ में आया। सेल इनवेलप 3 लेयर से बन रहा है। इसके बाद जो है मेन जेनेटिक मटेरियल इसका है। मेन जेनेटिक मटेरियल को जीनोफोर या फिर न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो एक्स्ट्रा पार्टिकल भी डीएनए के पड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। वो प्लाज्मिड मत बोल दीजिएगा, प्लाज्मिड कुछ और है, वो क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड नाम याद रखिएगा। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसमें कुछ इनवर्ड फोल्डिंग है। उन इनवर्ड फोल्डिंग में कभी कभी जो है कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो पिगमेंट प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसके अलावा जो वो है फोल्डिंग है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन। इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट नहीं है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इसमें किसके थ्रू होता है, मीजोसोम्स के थ्रू। मीजोसोम्स जो है इनवर्ड फोल्डिंग क्यों होती, देखो इनवर्ड फोल्डिंग से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया का सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से होगी। सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ही अच्छे से होंगी। तो इसका मतलब मीजोसोम्स में जो ये इनवर्ड फोल्डिंग प्रेजेंट है, फॉर किस लिए प्रेजेंट होती है, फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इट मींस क्या है, मीजोसोम्स किसमें हेल्पफुल है, किसके लिए है, रिस्पायरेशन के लिए। ये एक एनालॉगस स्ट्रक्चर है। सेम फंक्शन जो रिस्पायरेशन का है यूकैरियोटिक सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोट्स में क्या है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट में है दैट इज मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स के यहाँ पे फंक्शन लिख लें क्या, रिस्पायरेशन में, ठीक है। रिस्पायरेशन के अलावा क्या करता है, ये डीएनए को ट्रांसफर करने में भी ये हेल्प करता है। एक सेल से डॉटर सेल से पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में, जो ये हमारी सेल वॉल बन रही है इसके फॉर्मेशन में भी इसके ही पार्टिकल जो है वो कुछ आके अरेंज हो जाते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इतनी चीजें हमें क्लियर हुई। अब इसमें कुछ और भी प्रेजेंट होता है, वो क्या प्रेजेंट होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ पता है आप लोगों को, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, क्लियर है कि क्या होता है, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन लेस, इसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। कभी भी राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, तभी मैंने यहाँ पे राइबोसोम ड्रॉ किया है। और माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी या सेंट्रियोल कुछ भी नहीं ड्रॉ किया है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या ड्रॉ किया है, राइबोसोम, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम भी कितने टाइप के होते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। राइबोसोम्स भी बेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S और 80S क्या है, ये सेंटर पर कोफिशिएंट है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग जो है ये डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये सेंटर पर कोफिशिएंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी ये जो यूनिट है इससे सेंटर पर कोफिशिएंट से, ठीक है। ये साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होते हैं। राइबोसोम अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो आप ये जरूर से जरूर याद रखिएगा।
जो 70S राइबोसोम है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है 70S राइबोसोम? वो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी, लेकिन 70S जो है ये किस में आते हैं? प्रोकैरियोट में। मीन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या होंगे हमारे, ये जो है ये राइबोसोम, ये कैसे होंगे हमारे 70S टाइप। कुछ राइबोसोम्स आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ये है सब, चाहे ये हो चाहे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, सारे कैसे हैं? 70S टाइप के ही हैं। एस क्या है? सेंडरबर्ग कोफिशिएंट है, जो आफ्टर सेंट्रिफिकेशन साइज के बेस पे जनरेट होता है, ठीक है। और 70S की दोनों जो है सब यूनिट्स आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी होती है। इसकी एक इस लार्जर सब यूनिट होती है प्लस एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S है। क्या? लार्जर सब यूनिट 50S है, स्मॉलर सब यूनिट 30S है और ये 70S में आता है। मैम आप भूल रहे हो, ये 80S का जो है वो डिवीजन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बायो पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली राइबोसोम का कुछ पोर्शन जो है वो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। अगर ये सब यूनिट है, इसी में दूसरी सब यूनिट इस तरह से आके अटैच होती है, तो जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है वो ये है जो यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट है तो बेटा 80S की भी कुछ लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होंगी। वो क्या होती है? 80S की क्या होंगी बेटा? यहां पे लिख दे रही हूं, लार्जर सब यूनिट प्लस स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर इसकी क्या होंगी? 60S प्लस 40S। इन सब यूनिट से क्वेश्चन आता है कौन सी लार्जर है कौन सी स्मॉलर है, इससे क्वेश्चन आता है। 70S किस में ब्रेक होता है, उससे क्वेश्चन आता है। 80S किस में ब्रेक होता है, उससे क्वेश्चन आता है। 70S प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में, उससे क्वेश्चन आता है। 80S और 70S दोनों प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में। यूकैरियोट में जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं वो 80S टाइप के ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर उसके सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम या फिर जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड थैलेकॉइड में जो प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? 70S प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मींस जो हमारी प्लांट है, प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्लांट में कहाँ पे खाना बनता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होंगे वो 70S टाइप के होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होंगे वो हमारे 80S टाइप के होंगे, सॉरी 70S टाइप होंगे। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे वो कैसे होंगे? हमारे 80S टाइप के। तो यूकैरियोट में दोनों टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S एज वेल एज 80S, बट प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप के ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम का जो है वो कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होती है। राइबोसोम क्या है? राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल, राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल है ये, ठीक है। राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल, ठीक है। किससे बनते हैं? RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन। इनका एक और नाम है, क्या नाम है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते होंगे प्रोटीन के फॉर्मेशन में, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक टर्म और राइबोसोम से रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर्स ने उसको क्वेश्चंस में डाला, चाहे वो नीट हो या वो NTSC हो।
हमें पता है कि प्रोटीन कैसे बनती है। एक mRNA का स्ट्रैंड होता है, मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रैंड होगा, उसमें राइबोसोम आके अटैच हो जाएंगे, फिर कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा। राइबोसोम जो है वो शिफ्ट करता जाएगा कोडॉन टू कोडॉन, ठीक है। ऐसी कुछ प्रोसेसिंग होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में। अब जो यूकैरियोटिक प्रोसेसिंग होती है, यूकैरियोटिक प्रोसेसिंग में क्या होता है बेटा कि उसमें एक mRNA है, उसमें एक सिंगल राइबोसोम आके लगा और वो पूरे mRNA को ट्रांसक्राइब कर देगा, पूरे mRNA को ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आके दूसरे tRNA के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, देखिए एक mRNA का स्ट्रैंड है, ये सपोज दैट यहाँ पे एक mRNA का स्ट्रैंड है, ये mRNA है हमारा, ठीक है। इस mRNA में क्या होगा, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है। तो क्यों है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि जब ये mRNA में आके अटैच होगा तभी mRNA ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में, अदरवाइज वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आके जो है वो राइबोसोम अटैच हो जाएगा। ये किसका केस हो गया बेटा, यूकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या होगा, ये राइबोसोम ऐसे मूव करता चला जाएगा और यहाँ पे ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा, प्रोटीन स्ट्रैंड जो है वो जनरेट होता जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। दैट इज इस तरह से, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, इस तरह से, ठीक है। तो एक mRNA के स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। पॉलीसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है पॉलीसोम, कितनी बार पूछा गया एग्जाम्स में, पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम्स। कुछ नहीं है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पे क्या होगा, mRNA के स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाएंगे। अब क्या होगा, इसका मतलब ये यहाँ से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह से जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा। इन स्टेट ऑफ यूकैरियोट, यूकैरियोट में एक राइबोसोम अटैच होगा, वो पूरा ट्रांसक्राइब कर देगा, ट्रांसलेशन कर देगा, जब तक कि उसको स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम्स टर्म याद रखिएगा, पॉलीराइबोसोमल कंडीशन याद रखिएगा कि हम कब बोलते हैं। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो मैं इन सबको इरेज कर दूं, आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, मेसोसोम्स किया। मेसोसोम्स क्या होते हैं, वहां पे रिस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम की वजह से जो है वहां पे क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। विच आर एनालॉगस टू, एनालॉगस में क्या होता है, सेम फंक्शन होते हैं, ओरिजिन डिफरेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेम फंक्शन जो है कहाँ पे परफॉर्म करता है, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में रेस्पायरेशन कहाँ पे होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, मेसोसोम्स। इसके साथ ही साथ वो क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, पेरेंट टू जो न्यू डॉटर आएगी उसमें, डॉटर सेल आएगी उसमें ट्रांसफॉर्म करेगा। ये सारे फंक्शन मेसोसोम्स के। मेसोसोम्स कुछ नहीं है, क्या है, वहां किसकी इनफोल्डिंग है, किसका इन्वेजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। ये इनफोल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि इनफोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, उतना इफिशियंट एंजाइम जो है वो वर्क करेगा। इसलिए इसमें कुछ जो है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स और होती है, उन इनफोल्डिंग्स में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्रोमेटोफोर। वो क्रोमेटोफोर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। वो सब में नहीं प्रेजेंट होंगे, वो किस में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक बीजीए, ठीक है। मेसोसोम्स भी सब में नहीं प्रेजेंट होते, मेसोसोम्स से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी बार आया है मेसोसोम से कि मेसोसोम्स किसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है, मेसोसोम के फंक्शन से आता है, मेसोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इतनी बार क्वेश्चन आया। क्रोमेटोफोर से कितनी बार क्वेश्चन आए कि क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन होता है, सब कुछ इससे सारे क्वेश्चन आए हुए।
70S और 80S राइबोसोम से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, हमेशा आते रहे। पेप्टाइडोग्लाइकेन से जो है वो क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन। जीनोफोर से क्वेश्चन आया हुआ है, जीनोफोर जो है वो क्या है। सेलेक्टिव पेरमेबर से मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस एक छोटी से जो है उसमें कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक बीजीए, साइनोबैक्टर, इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आउटर कवरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनती है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इतने सारे क्वेश्चंस जो है अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं, ये सारे PYQs हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये सब इरेज करके, यदि आप लोगों को क्लियर है, ये याद रखिएगा राइबोन्यूक्लिक पार्ट के RNA राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन से बनता है। इसका एक और नाम है दैट इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 70S 80S दोनों होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ और सिर्फ 70S प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक केस में दोनों प्रेजेंट होंगे, 70S प्लस 80S। 80S जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, 70S टाइप के जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एस क्या है, सेंडरबर्ग कोफिशिएंट है, जो साइज की यूनिट है। इससे भी कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इनकी सब यूनिट्स भी याद रखिएगा, ये सब यूनिट भी इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये लार्जर सब यूनिट कौन सी, स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है, 80S की सब यूनिट्स कौन सी है, 70S की सब यूनिट कौन सी है, ये सब क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसमें कुछ और भी प्रेजेंट होता है क्या। देखिए सेल वॉल में तो कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, वो इनफोल्डिंग्स क्या है, क्या रोल है, क्या नाम है, वो सब हम कर चुके। इससे जो है, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल से कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरह से निकलते हैं। ये क्या है बेटा, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। सरफेस पे आ रहे हैं ना, सरफेस स्ट्रक्चर है। ये सरफेस स्ट्रक्चर किससे जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेल वॉल से हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिलाई। ये क्या है, कुछ कॉम्ब लाइक या टूथब्रश लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है ना। फिम्बरी, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये फिलामेंट। फिलामेंट किसका है बेटा, फिलामेंट किससे बनता है, वो अब हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो दिया हुआ है। फ्लैजिला जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर है। इसमें से जो क्वेश्चन है, पाइलिन प्रोटीन से, प्रोटीन, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, इससे क्वेश्चंस याद रखिएगा। जो फिलामेंट है, ठीक है, जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, ये एक तो ये तीनों कैसे हैं, सरफेस स्ट्रक्चर है। सरफेस स्ट्रक्चर में हमें 3 ही सरफेस स्ट्रक्चर करने हैं, कौन कौन से, एक तो पिलाई, ये किससे बनता है, पाइलिन प्रोटीन से बनता है। इसका रोल क्या है, क्या ये सीलिया है, क्या ये सीलिया की तरह मूव करता है, नहीं। याद रखिएगा सीलिया कभी भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट ही नहीं होती है। सीलिया जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सीलिया कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, सीलिया हमेशा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, पिलाई प्रेजेंट होगी, फिम्बरी प्रेजेंट होगी, लेकिन सीलिया नहीं प्रेजेंट होगी। सीलिया यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो पाइलिन जो ये प्रेजेंट है, ये किस में हेल्प करता है, क्या ये मोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के, नहीं, ये कभी भी मोशन में हेल्प नहीं करता, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मोटाइल नहीं होता है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो ये पिलाई
जो है ये किसमें, रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के हेल्प करता है। फ्लैजिला जो है, फिलामेंट जिसमें प्रेजेंट होता है, ये किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। ठीक है, फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करते हैं, एक तो हम लोग, ये भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये भी मोटाइल नहीं है। ये किसमें हेल्प करेगा, जब भी बैक्टीरिया को किसी होस्ट सरफेस से अटैच होना होगा, जब भी बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होना होगा तो वो किसकी हेल्प से होगा, फिम्ब्री की हेल्प से होगा। कुछ ब्रशल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपके टूथब्रश में होते, जैसे कॉम्ब में होते, उस तरह से कुछ जो है प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू अटैच करता है बैक्टीरिया। कहाँ अटैच करेगा, किसी भी सबस्ट्रेटम से, चाहे वो होस्ट सेल के अंदर होस्ट से हो रहा होगा या किसी सबस्ट्रेटम से जहां पे उसको रहना है वहां पे अटैचमेंट के लिए। फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सटेंशन किसका है, सेल वॉल का एक्सटेंशन है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन पिलाई और फिम्ब्रीन जो है वो दोनों नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। मींस अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल बैक्टीरिया होगा। इतना क्लियर हो गया हम लोगों को। तो ये तीनों हमारे सरफेस स्ट्रक्चर थे। अब ग्लाइकोकैलिक्स में जो है, जो हम लोगों ने आउटर कवरिंग पढ़ी थी, उसमें एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट सरफेस है। आउटर मोस्ट सरफेस का फंक्शन क्या है, एक तो फंक्शन है सेल को जोड़ना, कहीं भी किसी भी सबस्ट्रेटम से। एक हम लोगों ने फिम्ब्री का अभी पढ़ा कि वो कहीं भी सबस्ट्रेटम से अटैच कर सकती है, और इसमें भी जो है ये एडेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इसका क्या फंक्शन है, जब ये होस्ट बॉडी के अंदर होता है तो होस्ट बॉडी सपोज दैट हम लोगों के अंदर है, तो हमारे इम्यून सिस्टम इसको जो है वो किल ना कर दे, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ये कैप्सूल फॉर्म करता है, वो कैप्सूल इसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का एक तो एडेंसिव प्रॉपर्टीज का कि ये सबस्ट्रेटम या होस्ट बॉडी से अटैच करके रखेगा, एक क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब दो टाइप के होते हैं, अगर ये लूजली पैक्ड सीट के फॉर्म में है, लूज सीट के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर का देखो क्या काम है, एक तो ये लूज है, ये क्या करती है स्लाइम लेयर, ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ स्लाइम लेयर और क्या करती है, अटैचमेंट के साथ साथ, इसके साथ साथ स्लाइम लेयर जो है वो क्या करती है, जो हमारी होस्ट बॉडी है या फिर जो उसका इन्वायरमेंट है जिसमें बैक्टीरिया है, उसमें इसका वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और न्यूट्रिएंट जो है उसको गेन करने में भी हेल्प करती है। तो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराती है और प्लस क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या ये बेनिफिशियल है, वाटर लॉस बेनिफिशियल तो होता नहीं है, उसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स होने लगेगा। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, प्लस क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। कहां से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। इसके अलावा ये तो एक हो गया स्लाइम लेयर जो लूज सीट के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं। एक क्या होते हैं बेटा, टफ होते हैं, ये थिन लूज सीट है, ये थिक और टफ है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल या कैप्सिड भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून रिस्पॉन्स बाय होस्ट, जो होस्ट है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर ये टफ लेयर है,
टफ लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगी ना। तो टफ लेयर जो है वो कैप्सूल बनाता है, टफ लेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमारे होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स से। ठीक है, जो स्लाइम लेयर लूज लेयर है वो थिन है, वो क्या करती है, इसको कहीं भी चिपकने में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या करती है, इसके साथ ही साथ इसको जो एक्सेस वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करती है, प्लस न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो लूज सीट के फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर टफ वॉल के फॉर्म में प्रेजेंट हो। इतना हमें समझ में आ गया। इसके अलावा जो हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ी थी, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, सेल वॉल जो है वो शेप प्रोवाइड करेगी, रिजिड होती है नेचर में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सेल के शेप को मेंटेन करेगी और सेल को जो है वो ब्रेस्ट होने से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, सेल ब्रेस्ट नहीं हो सकती है, मीन्स वो जो बहुत ज्यादा वाटर उसमें पहुंच गया तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत थिन है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल भी है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो सकती है, ब्रेस्ट हो सकती है ना, वो फैल टूट सकती है जगह जगह से, तो उसके प्रिवेंशन सेल वॉल वो कराएगी। सेल वॉल जो है सेल का शेप मेंटेन करेगी, सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगी और प्रोटेक्शन देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, वो मेन फंक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो जनरल फंक्शन है कि कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, सिलेक्टिव परमेबल है, डिसाइड करेगा कौन अंदर इन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कुछ इनवर्ट फोल्डिंग है, इतना हमें सबको क्लियर हो गया। अब बैक्टीरिया के ही में इन्होंने जो है एक तो क्या मेंशन किया हुआ, जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक वो करना है हम लोगों को अभी, और एक क्या करना है हम लोगों को कि इन्होंने क्या कर रखा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दे रखा है। तो हम बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला वाला स्ट्रक्चर है उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक बेसल बॉडी है, फ्लैजिला को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बेसल बॉडी है, हुक है, ठीक है, और क्या है, बेसल बॉडी और हुक के बाद में क्या है, फिलामेंट है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो देख लीजिए। एक इस तरह से जो है वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी इसकी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बेसल बॉडी में कुछ प्रोटीन की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। बेसल बॉडी में बेटा ये प्रेजेंट है 4 प्रोटीन की रिंग। इनका जो है, इनको LPSM। तो इनर साइड में कौन प्रेजेंट है, आउटर साइड में कौन प्रेजेंट है, इस बेस पे इसके सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाता है। LPSM ये क्या है बेटा, ये चारों रिंग है। इसमें से भी 2 रिंग बेटा कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये सेल वॉल हो गई हमारी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये इनवर्ड प्रेजेंट है, ये S और N 2। तो इन रिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल वर्ड किस लिए यूज करते हैं, पास के लिए। किसके पास है, सेल के ज्यादा पास है। कौन सी रिंग पास है हमारी, S और M। ये 2 रिंग सेल के ज्यादा पास है, ज्यादा क्लोज है, इसलिए हम इनको प्रॉक्सिमल रिंग कंसीडर करते हैं। L और P जो है वो डिजिटल। डिजिटल क्यों बेटा, डिजिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूर है। D से याद रखिएगा, D से डिजिटल, P से पास। तो ये सेल वॉल के में जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगी ना सेल से, क्योंकि बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। तो इस तरह से ये इन रिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके सीक्वेंस पे LPSM। इसके बाद क्या है, बेसल बॉडी हो गई, हुक है हमारा। कुछ इस तरह से जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरह से। एक्चुअली इस तरह से, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से प्रेजेंट होता है। जैसे वो कोई नहीं होती, नॉब कोई होती है, उस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर। इससे एक लॉन्ग जो है वो थिन फिलामेंट निकलता है। ठीक है, ये है हमारा फिलामेंट। इसका रोल आपको पता है, मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन कहां से आते हैं, इन रिंग से क्वेश्चन आते हैं। कौन डिजिटल है, कौन प्रॉक्सिमल है, उससे क्वेश्चन आते हैं। फिलामेंट के लिए भी एनसीईआरटी ने स्पेशली जो है वो मेंशन कर रखा है कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है फ्लैजिला का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज और बची जो
आज के लेक्चर में कंप्लीट करनी है हम लोगों को, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बेस में है। स्टेनिंग क्या होती है? स्टेन होता है, कोई डाई होती है, जैसे हम लोग कपड़े डाई करते हैं, ठीक है, या फिर कलर में भी कुछ डाइस यूज करते हैं हम लोग कलर देने के लिए, खाना जब बनाते हैं। तो जो डाइस हैं जो कलर प्रोवाइड करती है, उसके बेस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जो वो स्टेन रिटेन करते हैं, स्टेन रखते हैं, मीन्स वो डाई हो जाते हैं। ग्राम निगेटिव वो है जो स्टेन रिटेन नहीं करते हैं, वो उनमें डाई नहीं होती है। तो वो क्या है, क्यों है, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो इसमें क्या है, जो ये दिया था, ये किसने दिया था, जिसको ग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राम साइंटिस्ट थे। इसमें क्या करते हैं, एक हम स्लाइड लेते हैं, सबने एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा, ग्लास स्लाइड लेते हैं। इस ग्लास स्लाइड में हम लोग ने क्या लिया, कुछ बैक्टीरिया ले लिया। इन बैक्टीरिया पे हमने एक डाई डाली, ठीक है। कौन सी डाई डालेंगे हम यहाँ पे, स्टेन या फिर डाई डाली। कौन सी डाई डालते हैं बेटा, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट कैसी होगी, पर्पल कलर की होगी। तो इसमें से जब नेक्स्ट होगा, उस पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया लेके स्लाइड को एयर ड्राई कर लिया कि उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर या फिर और कुछ है वो निकल जाए, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को स्लाइड में लेने के बाद उसको हमने क्या किया, एयर ड्राई किया। एयर ड्राई करने के बाद हमने इसमें कुछ स्टेन डाला। वो स्टेन, वो डाई क्या है, दैट इज क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते। क्रिस्टल वायलेट डाई डाली। अब इस क्रिस्टल वायलेट डाई डालने से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ये गेन कर लेंगे डाई को, के कलर को, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद अब इन्होंने तो गेन कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। देखो एक बार नॉर्मल वॉश करते हैं, उसके बाद हम इसमें एक फिक्सटेंट डालते हैं। नॉर्मल वॉश के बाद में, वाटर से नॉर्मल वॉश के बाद में हम इसमें एक फिक्सटेंट डालेंगे। यहाँ पे क्या था, ये क्रिस्टल स्टेन से जो है क्रिस्टल वायलेट कलर जो है, ये तो स्टेन वाले बैक्टीरिया, प्लस इसमें हमने क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दी। आयोडीन डालने से क्या होगा, आयोडीन जो है वो क्या किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ फिक्सटेंट। फिक्सटेंट क्या होता है बेटा, जो उसको फिक्स कर दे, जो कलर इन्होंने लिया है, जो कलर इन्होंने रिटेन किया है, उसको वो फिक्स कर दे। इसका आयोडीन को हम और भी बोलते हैं मॉर्डेंट, एक टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मॉर्डेंट और फिक्सटेंट। कुछ नहीं, जो डाई ली थी, डाई कर दिया, उसको वॉश कर दिया पहले हमने कि एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने उसमें फिक्सटेंट डाल दिया कि जो भी कलर उसने कंज्यूम किया है बैक्टीरिया ने, वो फिक्स हो जाए उसमें। उसके लिए हमने आयोडीन ली। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल वायलेट जो है वो CVI कॉम्प्लेक्स हो गया, आयोडीन मिल गई। अब इन्होंने रिटेन कर लिया कलर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से वॉश कर देंगे। किससे वॉश करेंगे, अब की हमने जो इसको वॉश किया है बेटा, वो अल्कोहल से वॉश किया है, अल्कोहल वॉश कर देंगे। अल्कोहल वॉश से क्या होगा कि सारे बैक्टीरिया जो कलर जिन्होंने रिटेन किया था, उसमें से कुछ कलर लेस हो जाते हैं। जो कलर लेस हो जाते हैं, जिनमें कलर नहीं चढ़ता है आफ्टर अल्कोहल वॉश, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव। जो कलर रिटेन कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो जिनमें कलर नहीं आया, यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे बना रही हूँ, कुछ में तो कलर है, ठीक है, लेकिन अब कुछ इतने थोड़ी आते, हम लोगों के पास तो इतना अमाउंट था। अब कुछ में कलर नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब वो वॉश अवे हो गया, तो वो क्या है, ग्राम निगेटिव। लेकिन वो ग्राम निगेटिव है या फिर कुछ भी नहीं वहां पे प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया ही वहां से हट गए। इसलिए हम एक काउंटर डाई फिर से डालते हैं। वो क्या है, काउंटर डाई का नाम सैफरिन। ये पिंक कलर की होती है। इससे जब पिंक कलर की ये डाई डाली, तब क्या होगा, हमें स्लाइड में दो कलर के बैक्टीरिया मिलेंगे। एक तो जो क्रिस्टल वायलेट कलर लिए हुए थे और एक पिंक कलर के। तो ये जो पिंक कलर के आएंगे, मैं रेड से मेंशन कर रही हूँ, आप याद रखिएगा पिंक कलर के जो
सैफरन डाई है। तो ये जो पिंक कलर गेन करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जो पिंक कलर रिटेन नहीं करते, जिनके पास वो क्रिस्टल वायलेट कलर ही है, वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इतना हमें समझ में आया। पहले हमने एक वो ग्लास स्लाइड ली, उसमें बैक्टीरिया लिया, उसको एयर ड्राई किया, उसके बाद हमने उसमें एक डाई, एक स्टेन डाला, डेट इज क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जब डालेंगे तो कलर जो है वो बैक्टीरिया पे आ जाएगा। वो बैक्टीरिया पे कलर कैसा आया, किस कलर की थी, वो पर्पल कलर की थी। उसके बाद फिर हमने उसको नॉर्मल वॉश कर दिया कि एक्स्ट्रा कलर रिमूव हो जाए। फिर उसमें हमने एक फिक्सडेंट डाला, मॉर्डेंट डाला। वो मॉर्डेंट क्या था, आयोडीन। तो अब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसको आयोडीन को डालने के बाद में हमने क्या किया, फिर से इसको अल्कोहल से वॉश कर दिया। अल्कोहल से वॉश करते कुछ बैक्टीरिया में कलर जो है वो रिटेन रहा, कुछ बैक्टीरिया का कलर हट गया, उड़ गया, ठीक है, उनका रंग ही उड़ गया। तो वो रंग उड़ गया तो उसको हमने फिर काउंटर पार्ट जो है वो चेक किया। क्यों चेक किया, क्योंकि हो सकता है वो बैक्टीरिया ही हट गया वहां पे, बस उतने ही कुछ बैक्टीरिया ही रह गए जिनमें कलर दे रहा है पर्पल कलर। लेकिन जब हमने सैफरन डाई डाली तो कुछ में फिर से वो पिंक कलर विजिबल हुआ। वो पिंक कलर विजिबल हुआ, इसका मतलब जो पिंक कलर बैक्टीरिया दे रहा है वो कैसा है, ग्राम निगेटिव है। जो डार्क कलर, जो पर्पल कलर दे रहा है वो कैसे है, ग्राम पॉजिटिव। ये पूरा प्रोसेस जो है, ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज और जो है इसमें लिख लीजिए, बस फिर हम लोग क्लास ओवर करें। क्या है, जो ये ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव, इनमें क्या अंतर है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसकी सेल वॉल हो गई, और सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके ऊपर यहाँ पे जो है कुछ लाइपोसैकेराइड की लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम निगेटिव में। ये लाइपोसैकेराइड जो है, जब हम अल्कोहल डालते हैं, अब लाइपोसैकेराइड प्रेजेंट है, उसने कलर ले लिया पर्पल कलर। जैसे ही हमने अल्कोहल डाला, ये क्या हो गई, ये डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व हो गई तो फिर इसमें जो है हमारी जो वो थी सेल वॉल, उसमें तो कलर कहीं आया ही नहीं ना। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं बेटा, इसमें ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें ये लाइपोप्रोटीन की जो लाइपोसैकेराइड की लेयर है ये एब्सेंट है। इसकी वजह से जो है ये कलर देते हैं और वो कलर नहीं देते। इतना पूरा पोर्शन जितना एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट से रिलेटेड था वो सब हम लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे करा है। आई थिंक एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको आंसर दूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, देखिए पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू।